जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के लिए इंडियन पॉलिटी लेकर के आया हूं और टॉपिक का नाम क्या है, फंडामेंटल राइट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों, इनका इतिहास क्या रहा, किस देश से प्रारंभ हुआ और भारत में कब लागू हुआ था, भारत में जब लाया गया तो भारतीय संविधान के किस पार्ट में जोड़ा गया, आर्टिकल कहां से कहां तक इनकी चर्चा की गई है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते जाइए। मौलिक अधिकार की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की। तो दोस्तों, यह भारतीय संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है और पार्ट 3 को, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से पार्ट 3 को जाना जाता है। दोस्तों, आर्टिकल की बात करते हैं, 12 से लेकर के 35 में इनकी चर्चा की गई है। अगर बात करते हैं किस संविधान से प्रभावित है, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अमेरिका के संविधान में आपको बताऊंगा बिल ऑफ राइट जोड़ा गया, कब जोड़ा गया इसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और दोस्तों, यह जितने भी एग्जाम आप देने जाते हो, फंडा आप जो वनडे एग्जाम है या यूपीएससी है, यूपीएसआई है, यूपीपीसीएस है, सारे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके बारे में कि दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है। तो पार्ट 3 को, भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इनका तात्पर्य क्या है। तो मूल अधिकार का तात्पर्य की अगर हम बात करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना। ठीक है, यह अधिकार देश के जो नागरिक है, देश के नागरिकों के लिए लाया गया है और यह देश में व्यवस्था को सही ढंग से व्यवस्थित करना और जो राज का जो कठोर नियमों है, ठीक है, जो राज का कठोर नियमों है, इनके खिलाफ नागरिकों को क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, यह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, कौन, फंडामेंटल राइट। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि माना कोई व्यक्ति को पुलिस क्या करते हैं, पकड़ करके उनको अंदर थाने में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बंद कर सकते नहीं, वो बताएगा भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, तुम कैसे बंद कर सकते हो, ये मुझे विशेष या फंडामेंटल राइट दिया गया है। और अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप कहां जा सकते हो, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। ठीक है, विशेष और चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बनाए रखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, इनके इतिहास के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ भी जानने के पहले थोड़ा आप इतिहास जानते हो ना, मजा आ जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह मैं समझाऊंगा, एक भी पॉइंट में छूटने नहीं दूंगा। कोई भी एग्जाम में आप पढ़ेंगे ना, कोई एग्जाम में आप जाएंगे बैठेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल डीपली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या इनका इतिहास रहा। तो दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था देश में, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं हम लोग, सिर्फ भारत की बात नहीं करते, वर्ल्ड में अधिकांश जो देश थे उनमें दो शक्ति का दबदबा बना रहता था। और शक्ति क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चर्च। क्या था कि चर्च, एक क्या था आपका, चर्च था, दूसरा क्या था आपका, किंग। ठीक है, राजा। ठीक है, याद रखिएगा, एक चर्च, दूसरा क्या था, किंग, राजा। दो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और दोनों के बीच में हमेशा जो है विवाद का कारण बना रहता था। चर्च कहता था मैं शक्तिशाली हूं और राजा कहता मैं शक्तिशाली हूं। कहता भाई तू भी शक्तिशाली कैसे है, मैं हूं ना, मेरा दबदबा, मैं रूल करता हूं। चर्च कहता है नहीं, मेरे में ताकत है, पावर है। ठीक है, तो ये धर्म का शासन स्थापित करना चाहते थे, जबकि किंग को ये पसंद, कतई पसंद नहीं था। दोस्तों, क्या होता है इसी बीच में, क्या होता है कि टैक्स की बात होती है, तो टैक्स जो है दोनों किसानों से, निम्न और मध्यम वर्गों से तहसीला करते थे, लिया करते थे। ठीक है दोस्तों, और अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा शोषण होने लगा, टैक्स की दरें भी बढ़ा दी गई, आम नागरिक बहुत ज्यादा परेशान होने लगे और अचानक जो है कई क्रांति भी हुई। उसके बाद लोगों में क्या हुआ, लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई और वे क्या डिमांड करने लगे, भाई मुझे विशेष अधिकार मिले यार, मैं काम करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन मेरा शोषण हो रहा है, हमारे बारे में कुछ सोच लो। तो दोस्तों, क्या हुआ, विशेष प्रकार का जो है एक विशेष मांग उठने लगी। और उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में 1215 की अगर हम बात करते हैं, 1215 की बात करते हैं, 1215 में क्या होता है कि ब्रिटेन के जो राजा थे उसका नाम क्या था, जॉन, याद रखिएगा,
उस समय वहां के जो सम्राट थे, राजा थे, जॉन था। क्या नाम था उसका? नाम जॉन था। ठीक है, जॉन ने क्या किया कि दोस्तों यह विशेष प्रकार का जो अधिकार पत्र लाया गया, जो नागरिकों के लिए अधिकार पत्र लाया गया, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा पर लास्ट में क्या होता है? मैग्ना कार्टा पर उसे हस्ताक्षर करना पड़ता है। हस्ताक्षर करने के लिए, साइन करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पता है ना, आम नागरिक से बढ़ करके कोई नहीं है। सब लोग मान लीजिए क्रांति ला दे सरकार के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, वे लोग रोड पर आ जाए, क्या करेगा? झुकना पड़ेगा। लास्ट में झुकना पड़ा और कहा कि भैया ठीक है, आप लोग के लिए विशेष प्रकार का एक मैं क्या ला रहा हूं, एक प्रकार के आप लोग के लिए मैग्ना कार्टा ला रहा हूं। ठीक है, विशेष प्रकार के आम नागरिकों को एक जो है अधिकार पत्र मैं देना चाहता हूं। सब लोग खुश हो गए, जम करके खुश हो गए। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इनको ये अधिकार मिल गया, ये अधिकार मिल गया। और अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट इनका इतिहास क्या रहा, कहा जाता है, यही अधिकार, यही देखते हुए क्या होता है कि अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फ्रांस, चलते हैं फ्रांस की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। फ्रांस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, यही क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग चर्चा करते हैं। फिर अब ब्रिटेन से कहां पहुंचता है, तो ब्रिटेन से अब फ्रांस। आपको पता है कि दोस्तों फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रेंच रिवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फ्रांसीसी क्रांति होती है, और उसमें सारे लोग राजा के प्रति जो है बिल्कुल उग्र हो गए थे। और वहाँ फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या होता है कि वहाँ भी एक विशेष प्रकार का जो है अधिकार दिया गया। ठीक है, फ्रांसीसी जनता को क्या होता है कि वहाँ भी एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया। यही मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार वहां भी दिया गया। और उसके बाद क्या होता है, सब लोग में जागरूकता पैदा हो जाती है कि भाई हमें क्या मिला, मूल अधिकार मिल। अब जो फ्रांसीसी जनता थे, मूल अधिकार के प्रति विशेष जो है वे क्या हो गए थे, उनमें जागरूकता पैदा हो गई थी। अब क्या होता है भाई, आगे चल करके लुई 14 नाम सुना होगा आपने। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? क्या जब संविधान बना था उस समय इसमें था या नहीं था? अब हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट के। यूएसए में जो फंडामेंटल राइट आया, कब आया था? तो जब अमेरिकी संविधान बनी, जब अमेरिका में संविधान बनाया गया था, तो उस समय दोस्तों नहीं आया था। अगर हम बात करते हैं अमेरिकी संविधान की, ओके, तो उस समय जब संविधान बना था, अमेरिका का संविधान, उस समय क्या था कि फंडामेंटल राइट नहीं था। तो कब जोड़ा गया था? 1791 में। 1791 में क्या हुआ कि अमेरिकी संविधान में फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट जोड़ा गया। आपने देखा प्रारंभ कहां से हुआ, तो ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ, उसके बाद फ्रांस पहुंचा, और वही क्रम को देखते हुए अमेरिकी संविधान ने भी फंडामेंटल राइट को कब जोड़ा? 1791 में। दोस्तों आपको पता है कि 1775 से लेकर के 1783 तक क्या होता है कि अमेरिका में कई क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई। क्यों क्रांति हुई? क्योंकि ब्रिटेन का आधिपत्य लगभग आपका अधिकांशतः देशों में उनका आधिपत्य हो गया था, वे शासन करते थे। भारत भी गुलाम था, रशिया भी गुलाम था, अमेरिका भी देखो पावरफुल कंट्री, वो भी गुलाम, छोटा सा देश, लेकिन सब पर वे कब्जा कर लिए थे। लगभग अधिकांश देश ब्रिटेन का गुलाम था। और उसके बाद क्या होता है कि जब अमेरिका ब्रिटेन से आजाद होता है, तो दोस्तों अपना संविधान बनाया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसमें क्या जोड़ा? फंडामेंटल राइट जोड़ा। और वही अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर के कि दोस्तों भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया। तो नोट कीजिएगा कब? तो 1791 में, 1791 में अमेरिका के संविधान में क्या जोड़ा गया? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जोड़ा गया। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इतना आपने देख लिया, अब हम लोग टू द पॉइंट आ जाते हैं भाई कि भारत में कब प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ। तो भारत के हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी इतिहास क्या है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट कब, कैसे, क्या क्या हुआ, चलो हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 1895 में क्या होता है, 1895 में एक संविधान विधेयक लाया जाता है। कब लाया गया? तो 1895 में, नोट कीजिएगा आप लोग, 1895 में एक संविधान विधेयक लाया गया। और इसी समय जो है विशेष प्रकार जो है फंडामेंटल राइट की बात कही गई। अब बात करते हैं 1931 में। 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन। ओके,
तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन 1931 में। तो इसी समय क्या हुआ, मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है इस समय क्या हुआ कि प्रस्ताव को पास कर दिया गया। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि फिर क्या होता है। संविधान सभा के द्वारा एक विशेष प्रकार का क्या किया जाता है, मूल अधिकार। मूल अधिकार किसके द्वारा, तो संविधान सभा। आप लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा क्या होता है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में एक विशेष प्रकार की समिति बनाई जाती है। तो ये जो कमिटी बनाई गई, कमिटी में इनके जो अध्यक्ष है, इनके जो प्रेसिडेंट बने कौन थे, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में दोस्तों क्या हुआ कि मौलिक अधिकार के बारे में विशेष प्रकार से क्या हुआ कि दोस्तों एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई बताओ कि सबसे पहली बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि फंडामेंटल राइट सबसे पहली बार कब पारित किया गया, कहां से लाया गया। तो ब्रिटेन में एक जो बिल ऑफ राइट पारित हुआ था, बिल ऑफ राइट, याद रखेंगे, बिल ऑफ राइट कब पारित हुआ था बताओ, तो 1215 में, 1215 में वहां के जो ब्रिटेन के राजा थे जॉन के हस्ताक्षर के बाद बिल ऑफ राइट पारित हो जाता है। यही क्या बनता है, मौलिक अधिकार बनता है। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट जो जोड़ा गया किस संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिकी संविधान से। अब जो मैं आपको बताया, अब एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कितना आप लोग याद किए कि नहीं किए। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ, तो ब्रिटेन में। क्या बताएंगे आप लोग, ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, एक बार आप लोग को रिमाइंड में कराना चाहता हूं। अगर पूछा जाए कि बताओ कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम जो लिखित अधिकार प्रदान किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा जो 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन ने जो सिग्नेचर किया था, इसे क्या कहा गया, अधिकार पत्र, मेग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। ठीक है भाई। अच्छा बताइए कि कहाँ के वे राजा थे, कहाँ के वे किंग थे जिन्हें फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो 1789 की बात है। यह फ्रांस के जो लुई 16 कौन थे, लुई 16 को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में उनको कोर्ट ने क्या किया, फांसी की सजा दे दी। ठीक है, चलो भाई, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं फीचर, मतलब इनकी क्या विशेषता है। मौलिक अधिकार का हम लोग बात कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट का फीचर क्या है, इनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनका फीचर क्या है, विशेषता क्या है। तो दोस्तों देखो, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इनकी विशेषता की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनमें क्या है कि दोस्तों ये क्या है कि यह फंडामेंटल राइट कुछ भारतीयों को, कुछ जो विदेशी नागरिकों को यह राइट प्रदान किया गया। न कि सिर्फ भारतीय को, भारत के अलावा जो है आप देखेंगे कि विदेशी नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, ओके। चलो भाई, आप लोग नोट करते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं और है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि और क्या है इनकी विशेषता कि दोस्तों भारतीय नागरिकों, आपने देखा कि भारतीय नागरिक के अलावा विदेशी नागरिकों को यह जो है राइट दिया गया। कुछ मामले को छोड़ दिया जाए, कुछ मामले को छोड़ करके इनमें ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ कहा गया है कि दोस्तों अगर मान लिया जाए कि क्या है कि कोई पुलिसकर्मी है, कोई मान लिया जाए कि अधिकारी है, आपके प्रति एफआईआर दर्ज कर दिया बिना काम का। ठीक है, कुछ मतलब कुछ बातें को लेकर के विवाद होता है और आपको क्या फंसा दिया जाता है, तो क्या होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि आपको विशेष प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है कि कानून, मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट है, बताऊंगा कितने प्रकार का फंडामेंटल राइट है, विशेष चर्चा करेंगे। 12 से लेकर के 35 आर्टिकल जो बताया गया है कि इनमें क्या क्या बातें बताई गई, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, राज्य की मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों और क्या बताया गया है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या बात बताई गई है कि दोस्तों इनमें फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है, नहीं, मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को क्या खत्म किया जा सकता है, नहीं, इसको मतलब कुछ बातें को लेकर के इसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है,
पूर्ण रूपेण इसको खत्म नहीं है, लेकिन सस्पेंड जब भी किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे निगरानी रखता है कि भाई ऐसा ना कि तुम किसी का मौलिक अधिकार को खत्म कर सकते हो। अब सस्पेंड होता कब है? जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के समय में मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन इसका भी है कि सब खत्म नहीं होता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 समाप्त नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात लगे कुछ भी हो, आर्टिकल 2021 समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, और आप लोग याद रखेंगे सस्पेंड इसमें नहीं किया जा सकता। जो विशेष प्रकार का राइट दिया गया है, जैसे कि 1975 की बात करते हैं, इसमें नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और उस समय आपने देखे होंगे कि बहुत सारा मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया था, क्योंकि कह रहे थे कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, और इसीलिए लोग भाई कोर्ट जाने लगे। अभी हाल की मामला में बता रहा हूँ, सीएए का नाम आपने सुना होगा। सीएए का मामला भी कोर्ट तक पहुंच गया, कहा कि भैया ये मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो ये प्रकार आप देख सकते हो। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें है क्या, कि कुछ इसमें क्या है आपका नेगेटिव भी दिखेगा, कुछ इसमें क्या है पॉजिटिव है। सकारात्मक के साथ साथ इसमें क्या है, कुछ नकारात्मक भी बातें इसमें बताई गई, ठीक है। और ये क्या है भाई, इसकी विशेषता में आप देख सकते हैं कि दे आर जस्टिएबल। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप न्याय प्रक्रिया से आप क्या उनकी शरण में जा सकते हो, आपको जज मिलेगा, ठीक है। जबकि आपका क्या है कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, आप अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट जो है कहा जा सकते हो, जुडिशरी सिस्टम के पास में जा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इनमें और क्या बात बताई गई है, कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके बचाव के लिए विशेष प्रकार की गारंटी दी गई है। अब कैसे गारंटी दी गई है? जैसे कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट 32, आर्टिकल 32 के बारे में आप लोग जानते होंगे। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 132 का आता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताई गई कि अगर इनका उल्लंघन होता है कुछ भी, आप कहां जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 आप देखेंगे आगे, मैं और आपको डीपली बताऊंगा। 226 बताता है कि भाई अगर आपका उल्लंघन होता है, सीधा जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज बताई गई है, ठीक है। चलो अब हम लोग और बात कर लेते हैं, और इसके प्रति क्या क्या बातें बताई गई है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपको जो बता रहा है इसके फीचर, ये क्या है, ये अस्थाई है क्या? अस्थाई है। तो परमानेंट क्या है भाई? ये परमानेंट नहीं है, यह परमानेंट नहीं है भाई, अस्थाई नहीं है। संसद कटौती या कमी कर सकती है, पार्लियामेंट इसे क्या कर सकते हैं, इसको कम या इनमें कटौती कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब, ऐसा नहीं हो सकता है। संसद क्या कर सकते हैं कि संविधान का जो है इसमें कुछ विशेषता बताई गई है कि संविधान संशोधन के द्वारा इनमें क्या किया जा सकता है कि विशेष संविधान संशोधन के द्वारा इनमें कुछ कमी या कटौती किया जा सकता है। और नो की साधारण इनके साधारण विधेयक के द्वारा इनको कटौती नहीं किया जा सकता है। इनमें विशेष संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या किया जा सकता है, इसमें कुछ कटौती किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इनके जो मूल बातें हैं इनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो आर्टिकल 2021 के बारे में बात कही गई है कि क्या है कि आर्टिकल 2021 की बात करते हैं कि इसमें क्या, जब इमरजेंसी लागू किया जाता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके क्या होता है कि सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन याद रखें, आर्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो यह सस्पेंड किया जा सकता है। यस, यह कब होता है? आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 2021 आर्टिकल 20-21 जो है राष्ट्रीय आपात के समय ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ऑब्वियसली समाप्त हो जाएगा। लेकिन 19 की बात करते हैं, 19 कब समाप्त होता है, 19 की बात करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आर्टिकल 19 भी समाप्त होता है, जी हाँ, ये भी समाप्त होता है। लेकिन कब होता है, चलो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण, युद्ध, वार
या आपका क्या है बाहरी आक्रमण, जब जैसे कि आपने देखा 1962 में क्या होता है, 1962 में चाइना भारत पर अटैक कर देता है, 1965 में क्या होता है, पाकिस्तान का अटैक होता है। तो इस समय आर्टिकल 19 की बात करते हैं। इसमें क्या है, कुल 6 पार्ट बताया गया है, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। तो ये भी समाप्त हो जाता है, युद्ध या बाहरी आक्रमण। आप जानते होंगे कि दोस्तों इसका 3 भाग है, युद्ध या बाहरी, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपात, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है दोस्तों। तो यह है, इस समय क्या है कि यह आर्टिकल 20-21 समाप्त हो जाता है। 19 जो है, युद्ध या बाहरी आक्रमण जब होता है उस समय क्या होता है कि आर्टिकल 19 भी समाप्त हो जाता है। 20-21 के साथ साथ 19 भी समाप्त कब होगा, जब बाहरी आक्रमण हो या युद्ध हो। समझ में आ रहा है सबको? चलो भाई आगे बढ़े। चलो भाई, अब क्या है कि नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी और क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों जब सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया विभाग, मतलब जो भी है, गुप्तचर है, ठीक है। तो क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो ऑब्वियसली आर्टिकल 33 के तहत ये इसको क्या किया जाता है, इसको सस्पेंड क्या कर दिया जाता है कि भाई ऐसा है कि गुप्तचर हो सकता है कि तुम पैसे लेकर के भारतीय का जो भी गुप्तचर व्यवस्था है उसको तुम भंग कर सकते हो, सूचना जो है तुम दुश्मनी वाले देश को दे सकते हो, इसीलिए ये सबको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 34 का नाम आपने सुना होगा। आर्टिकल 34 क्या है कि दोस्तों मार्शल मार्शल रूल के बारे में आपने सुना होगा कि जो सैन्य शासन होता है, ठीक है दोस्तों। मार्शल लॉ की बात करते हैं, आर्टिकल 34 के तहत आपको पता है कि जहां पर मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कि दोस्तों उसमें क्या होगा कि जो इलाके में मार्शल लॉ लागू है तो इसे रोका जा सकता है। वहां पर क्या होगा, फंडामेंटल राइट जो भी है कि मतलब ऐसा जो है वहां भी फंडामेंटल राइट जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं कि आपने देखा फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है। आपने देख लिया कि ये भाग संविधान के पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में आर्टिकल आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में बताया गया है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं विस्तार से। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 12, मैं आपको डीपली बता रहा हूं कि आपने देखा कि संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में यह फंडामेंटल राइट की बात कही गई है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच इसके बारे में बताई गई, ठीक है। तो 12 से लेकर 35 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया, आर्टिकल 12 में दोस्तों डिफिनेशन बताया गया है, राज्य का डिफिनेशन बताया गया है, ठीक है दोस्तों। और सब एक एक करके मैं नेक्स्ट बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं आपको टेलर बता रहा हूँ, एक झलक दिखा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 30 में क्या बताया गया, आर्टिकल 13 की बात करते हैं, मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां है इसके बारे में विशेष चर्चा की गई, ठीक है भाई। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं 12-13 आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं 14 to 18। अब हम लोग इसको कुछ भागों में बांट करके देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट को हम लोग कुछ भाग में बांट करके देख सकते हैं। इसको कुल मिलाकर के 7 भागों में बांट करके हम लोग देख सकते हैं। क्या क्या है भाई, चलो नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में यह कहा गया है कि समानता का अधिकार क्या है कि भाई कानून के सामने सब लोग क्या है, समान है, एक जैसा है, कोई भेदभाव नहीं, राइट इक्वलिटी, ठीक है भाई। तो सबके बीच में क्या है, समानता का अधिकार दिया गया। सब हम लोग बात करेंगे कि क्या है, किसके बीच में समानता होनी चाहिए। उच्च नीच के बीच में कोई समानता नहीं, जाति धर्म आदि के मतलब सबको क्या है समान दृष्टि से देखना है, या कोई लिंग है, कोई भेदभाव नहीं करना, सबको एक राइट मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार मिला है आर्टिकल 19 टू लेकर के 22, 19 से 22। और इसी में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 20 और 21 यह कभी समाप्त नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता है। नेशनल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये समाप्त होता है क्या, कदापि समाप्त नहीं होता है।
तो दोस्तों आर्टिकल 20(21) इसमें क्या है जो समाप्त नहीं होता है? तो आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोषित के संबंध में विशेष संरक्षण दी गई है। और 21 कहता है कि भाई प्राण और देह स्वतंत्रता। ठीक है, ओके। तो राइट टू लाइफ, ठीक है। तो आपने देख लिया भाई कि ये सारी चीज जो बात बताई गई है इसके बारे में आप लोग नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया और क्या बताया गया है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल आपका क्या है 23 से लेकर के 24। इसमें क्या बताया गया? आर्टिकल 20 से लेकर के 23 से लेकर के 24 के बीच में बताया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहाँ पे आपने क्या देखा? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में। और इसी में आपने देखा 20(21) जो है कभी समाप्त नहीं होता है। प्रोटेक्शन आपने देखा क्या है 20 में क्या था भाई? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और 21 में क्या देखा कि प्राण और देह स्वतंत्रता। ठीक है भाई, आपने क्या देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 जो कि कभी समाप्त नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज है। आर्टिकल 23 से 24 के बीच में क्या बताया गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि फंडामेंटल राइट का और जो पार्ट है आपका क्या है कि भाई जो नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिया गया है ये आर्टिकल 29 से लेकर के 30 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। और नेक्स्ट क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और ये कुल मिलाकर के पहले 7 था, 7 था, वर्तमान में 6 है। और इसको दोस्तों हटा दिया गया। कब हटाया गया? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए। तो दोस्तों 44 अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया? तो 44 अमेंडमेंट 1978 में। तो कहाँ इसको रखा गया? तो दोस्तों इसको हटा करके कहाँ ऐड कर दिया गया? तो पार्ट 12 में, पार्ट 12 भाग 12 आर्टिकल पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? 300 के ए में, पार्ट 12 300 के ए में। तो और कहीं कहीं था क्या? तो दोस्तों आर्टिकल 31 और आपका आर्टिकल 19 का एफ, आगे बताऊंगा कि आर्टिकल 19 में कुल 6 भाग है। ठीक है, पहले 7 था तो यहाँ से एफ को हटा दिया गया, तो एफ हटा दिया गया तो 19 एफ और 31 दोनों को हटा करके 300 के ए में जोड़ा गया, ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 में इसके बारे में विशेष चर्चा की है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।